आज हम आप लोगों के साथ एक नए टॉपिक के साथ और हम मेरा अर्थशास्त्र में अभी तक काफ़ी कम वीडियो गया था। अर्थशास्त्र में आप लोगों को मैंने एक ही वीडियो बताया था, अर्थव्यवस्था के प्रकार। अब मेरा नेक्स्ट वीडियो आप लोग देखिए। अर्थव्यवस्था के प्रकार को आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो आप जाके प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा। मैंने बहुत अच्छे से उसको डिस्क्राइब किया है, आपके देश में कौन सी अर्थव्यवस्था पाई जाती है और उसके पीछे पाने का कारण क्या क्या रहा है, उसकी पृष्ठभूमियों को आप अच्छे से समझ लीजिए, क्योंकि पृष्ठभूमि आप समझ लिए तो आप लोग अच्छा कर जाओगे। तो आइए आज हम आप लोगों के साथ खास करके एनटीपीसी को टारगेट करते हुए एक नया सेगमेंट के साथ आप लोगों के साथ आए हैं। उसको ध्यान पूर्वक और बहुत सावधानी से देखिएगा। वहां से क्वेश्चन बहुत अच्छे आते हैं, बहुत टेक्निकल क्वेश्चंस आते हैं। वहां पे लोगों को बहुत दिक्कत होती है कि इस क्वेश्चन को हम किस तरीके से टैकल करें, क्योंकि इतिहास आप लोग अर्थशास्त्र देखते होंगे, अर्थशास्त्र जो है रटा नहीं जाता है। इकोनॉमिक्स आप लोग कभी रट नहीं सकते हो, इकोनॉमी आप लोग समझ सकते हो। आप अपने व्यवहारिक परिवेश में उन चीजों को व्यवहारिक परिवेश से अपनी चीजों को कोरिलेट करके आप अर्थशास्त्र को समझ सकते हो, अर्थव्यवस्था को आप लोग जान सकते हो। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं आज का चैप्टर, जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पहले भी बताया था कि आज हम राष्ट्रीय आय पे चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम है राष्ट्रीय आय। चैप्टर का नाम है क्या है? राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय का मतलब होता है एन इंटू आई। एन इंटू आई का मतलब होता है नेशनल इनकम। अब राष्ट्रीय आय आप लोग देख रहे हैं, राष्ट्रीय आय का मतलब होता है एनआई नेशनल इनकम। अब नेशनल इनकम का आप लोग पहले अर्थ समझिए, नेशनल इनकम होता क्या है। आज ये स्पेशल क्लास में आप लोगों को स्पेशल लेक्चर मिल रहे हैं। एनआई होता क्या वास्तव में, एनआई का क्यों गणना की जाती है, इसके पीछे क्या क्या लॉजिक है, तो आप लोगों को पता होगा। एनआई की गणना, जैसे भारत के अंदर जितने लोग काम करते हैं उनकी इनकम कितनी है और भारत देश के अंदर टोटल कितनी इनकम जनरेट होती है। जो लोग कई सेवाओं में लगे रहते हैं, कुछ लोग कृषि में लगे रहते हैं, कुछ लोग उद्योग में लगे रहते हैं, कुछ लोग अन्य प्रकार की तृतीयक सेवाओं में लगे रहते हैं। कोई सेवा देते हैं, कोई होटल में, कोई आप लोग बैंक में, बीमा में, आप लोग जिस तरीके से कहीं ना कहीं आप लोग सेवा देते हैं, या दो चीज करेंगे आप लोग, कहीं ना कहीं या उत्पादन करेंगे या सेवा देंगे। उत्पादन से ही आप लोगों को पैसा मिलेगा, या आप किसी को सेवा दोगे तो उसके बदले में आपको सेवा का वो क्या देगा, सेवा के बदले में आपको पैसा देगा। तो इस तरीके से जो भी चीजें होती हैं, जहां से अब आप लोग देख रहे होंगे जितनी भी चीजों का उत्पादन होता है, जितने भी चीजों का प्रोडक्शन होता है, जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते हैं, किसी भी चीज का प्रोडक्शन करने के लिए, प्रोडक्शन का मतलब होता है उत्पादन। उत्पादन करने के लिए चार चीजों का होना बहुत जरूरी है। पहला चीज आप लोगों को पता है, रॉ मटेरियल। रॉ मटेरियल का मतलब होता है कच्चे माल। कच्चे माल होंगे तभी हम उत्पादन कर पाएंगे। कच्चे माल की हमें बहुत ज्यादा क्या होती है, जरूरत होती है, तभी हम किसी चीज का उत्पादन कर पाएंगे, कोई फैक्ट्री लगा पाएंगे, कोई फर्म लगा पाएंगे, तभी जब हमारे पास पर्याप्त मात्रा में रॉ मटेरियल होता है। दूसरा आप लोग के पास क्या होता है, दूसरा आपके पास लेबर होंगे। जब आप लेबर होंगे तभी आप लोग रॉ मटेरियल को क्या करोगे, क्या रॉ मटेरियल को, तभी आप रॉ मटेरियल को कायदे से फर्निचराइज करोगे, उसको फिर से क्या करोगे, नई तरीके से उसको नए तरीके में चेंज करोगे। रॉ मटेरियल पहला होता है। दूसरा आप लोग लेबर का मतलब क्या होता है, श्रमिक। अब श्रमिक, लेबर का मतलब श्रमिक। अब आप लोग समझिएगा, पहला क्या चीज होता है, रॉ मटेरियल, दूसरा क्या होते हैं, लेबर, तीसरा आपके पास क्या होनी चाहिए, कैपिटल। कैपिटल का मतलब होता है पूंजी। ये चीज आप लोग देख रहे हैं, रॉ मटेरियल, कच्चा माल, लेबर, श्रमिक और कैपिटल, मतलब आपके पास पैसा होगा तभी तो आप लोग रॉ मटेरियल खरीदोगे। और रॉ मटेरियल तभी खरीदोगे, जब रॉ मटेरियल आप लोग तभी खरीदोगे जब आपके पास कैपिटल होगा। जब कैपिटल होगा तभी आप लेबर का इनकम दोगे। इनकम तभी दोगे जब उस फैक्ट्री में प्रोडक्शन होगा, उस प्रोडक्शन से उसकी आय होगी, और उस प्रोडक्शन से आय होने के बाद आप लेबर का खर्चा दोगे। लेबर का और जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आएगा, जो बिजली का बिल आएगा, जो पानी का बिल आएगा, आप सब लोग यहीं से दोगे। तो रॉ मटेरियल, लेबर, कैपिटल और एक इंटरप्रेन्योर। इंटरप्रेन्योर का मतलब क्या होता है, इंटरप्रेन्योर का मतलब होता है, आप लोग समझ रहे होंगे, एक इंटरप्रेन्योर होता है। इंटरप्रेन्योर का मतलब आप लोग समझिए, इंटरप्रेन्योर, ENTERPRENEUR। इंटरप्रेन्योर का मतलब होता है साहसी। जैसे आप लोग देखते होंगे, चार चीजों की जरूरत होती है
चीज का प्रोडक्शन करने में, किसी भी वस्तु का या किसी भी कंपनी में क्या होता है, प्रोडक्शन ही होता है ना। प्रोडक्शन से हमें क्या बनती है, आय बनती है। फिर देखिए हम लोग को सिंपल सा मैटर है, आप लोग समझिए। जैसे किसी चीज का हम लोग प्रोडक्शन करेंगे, किसी भी चीज का अगर हम प्रोडक्शन करेंगे तो प्रोडक्शन से हमें पता होती है, वहां से क्या होती है, प्रोडक्शन से हमारी इनकम जनरेट होती है। और इनकम जनरेट होने के बाद हम इनकम जब जनरेट होगी तो इससे क्या होगा, इनकम जनरेट होगी तो हम इससे क्या करेंगे, इसी पैसे को कहां करेंगे, शेयर करेंगे। शेयर से फिर यही क्या बनेगा, शेयर से आपका ये फिर से इसी फॉर्म में, जब आपके पास शेयर ज्यादा हो जाएगा, आपके पास शेयर की डिमांड बढ़ जाएगी तो आप प्रोडक्शन की दर बढ़ा दोगे, आपकी इनकम की दर बढ़ जाएगी, आपके शेयर की दर बढ़ जाएगी। इस तरीके से पूरा आप लोगों को ये दिख रहे होंगे। मतलब एक प्रोडक्शन करने में ये चार चीजों की बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। किसकी किसकी, कच्चा माल, लेबर, श्रमिक की, और कैपिटल आपके पास पर्याप्त मात्रा में पूंजी हो, और दूसरा इंटरप्रेन्योर, एक साहसी हो, एक जो इन सबको देखे, इन सबको डील करे। इन सबको डील करने के लिए कोई चाहिए ना। जैसे हम लोग रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल पे हम लोग क्या देते हैं, आपको पता है रॉ मटेरियल है, रॉ मटेरियल का मतलब क्या होता है, आप लोगों को पता होगा क्या, कच्चे माल। अब कच्चे माल को हम लोग खरीदेंगे, उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, हम लोग रॉ मटेरियल के लिए, या हम लोग कहीं भी व्यापार करेंगे, कहीं भी अपना व्यापार स्थापित करेंगे तो उसके लिए हमें क्या देना पड़ेगा, वहां के लिए हमें टेनेंट्री देना पड़ेगा, अर्थात वहां पे हमें रेंट देना पड़ेगा, किराया, किराया देंगे। लेबर है, लेबर का हम लोग क्या देंगे, इनकम देंगे। लेबर, हम लोग भी सेवा देते हैं, हम आपको पढ़ाते हैं, ये भी एक सेवा हुई, और सेवा के बदले में हमें उसका पारिश्रमिक मिलता है, वही हमारा इनकम कहलाता है, यही हमारा लेबर। हम लोग लेबर हैं, हम लोग लेबर की तरह आपको सेवा दे रहे हैं, आप उसके बदले में हमें क्या देते हो, इनकम देते हो, और वही इनकम राष्ट्रीय आय में काउंट होती है। कैपिटल, आपके पास पूंजी होगी तो आप लोग क्या करोगे, जब आपके पास पूंजी होगी तो आप पूंजी को कहां ले जाओगे, शेयर मार्केट में ले जाओगे, बैंक में दोगे, उसको जमा करोगे, तो उसके बाद आप उसको शेयर करोगे। तो कैपिटल से आपको क्या करेंगे, कैपिटल जो हमारे पास आएगी उसको हम शेयर करेंगे किसी भी तरीके से, चाहे वो इंटरनल चाहे एक्सटर्नल, कहीं भी शेयर करेंगे। और जब हमारे इंटरप्रेन्योर को क्या मिलेगा, टोटल इन सबका निकालने के बाद उसको क्या मिलेगा, डिविडेंड। व्हाट इज डिविडेंड, डिविडेंड का मतलब होता है लाभांश, हमें उनका लाभांश मिलेगा। टोटल इन सबका चीज निकालने के बाद जो हमें मिलेगा वही हमारा डिविडेंड होगा। डिविडेंड का मतलब होता है कि हमें क्या मिलेगा, हमें उसका लाभांश मिलेगा। टोटल हमने किसी चीज का प्रोडक्शन किया, उसके बाद उसमें लेबर का बिल निकाला, लेबर के बिल निकालने के बाद मैंने कुछ पूंजी को क्या कर दिया, कहीं पे जमा कर दिया, शेयर मार्केट में लगा दिया, या बाजार में रख दिया, या कहीं भी लगा दिया। उसके बाद जो हमारा टोटल निकलने के बाद जो हमें लाभ मिलता है वही हमारा लाभांश कहलाता है, डिविडेंड कहलाता है। सिंपल सा एग्जांपल आप लोग समझिए, हम ये आप लोगों को पता होगा, किसी चीज का प्रोडक्शन करने में इन चार चीजों की बहुत ही अधिक मात्रा में नीड होती है। आइए थोड़ा तेज तेज चलते हैं, आप लोगों को एक सिंपल सा एग्जांपल और देते हैं। जैसे आप लोग सुने होंगे, आप लोगों को एक एग्जांपल, जैसे एक प्रोडक्शन का एग्जांपल आप लोगों को और देते हैं। पहले राष्ट्रीय आय का मतलब आप लोग समझिए, किसी भी टॉपिक को पढ़ते समय आप उसके अंदर तक जब तक नहीं जाएंगे तब तक आपका बेस नहीं क्लियर होगा, और जब तक बेस नहीं क्लियर होगा तब तक न्यू का निर्माण नहीं होगा, तब तक न्यू स्थायी नहीं होगी, वो पूरी तरीके से ये कहिए कि वो स्टेबल नहीं होगी। तो हम लोग प्रोडक्शन में, जैसे हम लोग मान लेते हैं गेहूं, व्हीट का नाम आप लोग सुने हैं, व्हीट गेहूं है। अब गेहूं से आपको पता है क्या बनता है, गेहूं से आप लोगों का क्या बनता है, गेहूं प्राथमिक सेक्टर में है, इसको किसान इसका उत्पादन करते हैं, किसान इस पे मेहनत करते हैं, मेहनत के बाद उनकी उपज का यही मिलता है, उनको क्या बोलते हैं, गेहूं। अब गेहूं जब प्राथमिक सेक्टर से निकल करके जब द्वितीयक सेक्टर में आएगा, अर्थात उद्योग क्षेत्र में आएगा, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम पीसेंगे, पीसने के बाद मतलब उसको क्या करेंगे, उसको किसी भी फैक्ट्री में ले जा करके उसकी पिसाई करेंगे तो वो बनेगा आटा। आटा बनता है गेहूं से आटा। अब देखिए गेहूं के बाद आटा। अब गेहूं का आपको पता है, गेहूं से आटे की डिमांड ज्यादा है। गेहूं आप लोग कोई यूज नहीं कर सकते हो, गेहूं आपकी प्राथमिक वस्तु है। गेहूं का आप किस सेक्टर में ले जाकर के यूज कर सकते हो, द्वितीयक क्षेत्र में। तो मतलब गेहूं से ज्यादा इंपॉर्टेंस किसकी हो गई, आटे की। आटे से भी ज्यादा, आटे से फिर क्या बनता है, इसी आटे का यूज करके हम लोग किसमें बनाते हैं, ब्रेड बनाते हैं। फिर यही ब्रेड ले जाकर के आगे चल करके यही बन जाता है सैंडविच। क्लियर। आप लोग देख रहे हैं
गेहूं से आटा, आटा से ब्रेड, ब्रेड से सैंडविच। मान लेते हैं गेहूं 20 रुपए किलो, 20 रुपए किलो मैंने खरीदा। अब ये आटा हुआ तो कितना होगा 30, क्योंकि ऑलरेडी अब गेहूं जितने में खरीदा था उससे ज्यादा में ही तो बेचेगा। और जब ये तैयार हुआ तो इसकी टोटल लागत कितनी आई, मतलब गेहूं 20 में खरीदा, मतलब 10 रुपये वो उसकी पेराई, मतलब जो वो पेरा या जो उसने पीसा उसका चार्ज आया 10 रुपये, तो एक्सटर्नल इसकी कितनी हो गई 30 रुपीज। अब यही चीज आटा से जब ये ब्रेड में कन्वर्ट होता है तो इसकी मार्केट प्राइस 100 हो जाती है। अब जब ये ब्रेड से सैंडविच में कन्वर्ट होगा तो इसकी प्राइस 200 हो जाएगी। आप लोग देख रहे होंगे 20, 30, 100, 200 आप लोग सब देख रहे होंगे। अब आप लोगों को देखना है वास्तव में होता क्या है। देखिए आप लोगों ने गेहूं का यहाँ पे 20 रुपए प्रति, 20 रुपए जो भी हो आप लोगों ने इसको दिया। अब मान लेते हैं गेहूं का, मान लेते हैं कितने रुपए है 20 रुपए। आप लोगों को पता है यहाँ पे आप लोगों ने आटा बना है तो आप लोगों ने कितना एक्स्ट्रा पेड किया है, ये 20 और ये 30, मतलब आप लोगों ने ऑलरेडी गेहूं की काउंटिंग हो चुकी है, गेहूं को आपने दे चुका है। यहां पे आटा का कितना चार्ज लगा एक्स्ट्रा 10, 20 10 30 हुआ। अब आगे आप लोग देखिए ये 100 है, आप लोगों ने पता होगा, आप लोगों ने आटा का ये यहां पे 30 है, आप लोगों ने यहां पे 20 निकला, यहां पे 30 हुआ। अब आप लोग यहां पे देख रहे होंगे यहां से 20 और 30 का डिफरेंस कितना हो गया आपको पता होगा, यहां पे 30 ऑलरेडी निकल चुका है, मतलब 30 आटा का दिया जा चुका है। तो ओवरऑल इसकी प्राइस कितनी हो गई, यहां से निकला 70 रुपीज। यहां 100 रुपए हम ऑलरेडी पेड कर चुके हैं तो टोटल निकला कितना 100 रुपीज। 20 10 30, 30 70 100 और 100 100 200, यही होता है। ये आप लोगों को हम लोग बोलते हैं GVA, ग्रॉस वैल्यू एडेड। ये ग्रॉस वैल्यू एडेड होता है कि आप लोग देख रहे हैं जैसे गेहूं से ज्यादा डिमांड आटे की, आटे से ज्यादा डिमांड ब्रेड की और ब्रेड से ज्यादा डिमांड सैंडविच की, क्योंकि सैंडविच आप लोगों को गेहूं से आटा बनाते हैं, आटे का रोटी बनाते हैं या रोटी इस्तेमाल करते हैं और फिर उसी रोटी का हम लोग बाद में या इसी आटे का हम लोग किसमें इस्तेमाल करते हैं ब्रेड में, और ब्रेड से फिर वही इस्तेमाल करते हैं सैंडविच में। तो इस तरीके से देख रहे हैं एक ही वस्तु की कई तरीके से अलग अलग जगह पे अलग अलग डिमांड है और उसी हिसाब से उसकी कॉस्ट भी अलग अलग डिसाइड होती है, क्योंकि जितनी ज्यादा मूल्यवान वस्तु होती है उसकी डिमांड, जैसे जो वस्तुएं सबसे ज्यादा डिमांड बढ़ती है उसकी प्राइस भी उसी के अकॉर्डिंग तेजी से बढ़ती है। हम लोग क्या बोलते हैं, कभी गेहूं लेने जाते हैं खरीदने, हम लोग क्या लेने जाते हैं आटा, हम लोग ब्रेड लेने जाते हैं ना, सैंडविच लेने जाते हैं ना, तो डिमांड हम लोगों ने इसकी बढ़ाई है, तो गेहूं की डिमांड तो हम लोगों ने बढ़ाई नहीं। गेहूं यहां से प्रोडक्शन निकला तो सरकार के माध्यम से, जो सरकार का MSP होता है न्यूनतम समर्थन मूल्य, उन सब के माध्यम से सरकार इनके गेहूं को, इनके उत्पाद को किसानों को खरीदती है उचित मूल्य पर। MSP जो सरकार निर्धारित करती है उसी के अकॉर्डिंग इन लोगों को खरीदते हैं। अब ये आप लोगों ने समझ लिया, ये आप लोग समझ लिए ना। अब आप लोग आगे आइए थोड़ा सा इस चैप्टर के, ये आपका बेसिक जानकारी थी। अब हम आप लोगों को इस चैप्टर से पहले पढ़ाने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा इसमें हम और कुछ आप लोगों को जानकारी देना चाहते हैं। जैसे पहली जानकारी आप लोग इस चैप्टर के बारे में, तो आप लोग समझिए राष्ट्रीय आय क्या होता है। राष्ट्रीय आय में क्या होता है, सेवाएं दी जाती है। दो चीज होता है, आप लोग जब उत्पादन करोगे तो क्या होगी, आय होगी, और जब आय होगी तो वही राष्ट्रीय आय में काउंट किया जाएगा। अब कुछ चीजें ऐसी होती है, अब आइए हम नोट बना करके दूसरी चीजों के या सेकंड पॉइंट की ओर आगे बढ़ते हैं। कुछ चीजें ऐसी होती जो राष्ट्रीय आय में काउंट नहीं की जाती, यही पेपर में आपसे पूछा जाता है, खास करके किसी भी एग्जाम में आप लोगों से यहीं से क्वेश्चन आता है। जैसे क्या चीज राष्ट्रीय आय में नहीं शामिल की जाती है, अब इसमें भी कई सारी बातें हैं। जैसे मान लेते हैं, जैसे सरकार हम लोगों को क्या देती है, सरकार हम लोगों को सब्सिडी देती है, पेंशन देती है, बेरोजगारी भत्ता देती है, ये सब देती है। तो क्या इसमें उत्पादन हुआ? जब आप लोगों ने इसमें उत्पादन नहीं किया तो आय नहीं हुई, जब आय नहीं हुई तो राष्ट्रीय आय में काउंट नहीं किया जाएगा। पहली बात, किसको सब्सिडी को, पेंशन को, बेरोजगारी भत्ता को, ये सारी चीजें राष्ट्रीय आय में काउंट नहीं होती हैं। मान लो अगली बात,
जैसे आप लोगों ने किसी से उधार लिया, एक एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को समझाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं आपकी आय 20,000 रुपए है, इसको समझिए, बस समझना है। आप लोगों को अर्थशास्त्र सिर्फ समझना है, सिर्फ समझना है, याद नहीं करना है। 20,000 रुपए है, आप लोगों ने किसी की आय 20,000 है और 10,000 रुपए किसी को उधार दे दिया। तो 10,000 रुपए उधार दे दिए, फिर वो 1 साल बाद वापस लौटा दिया, तो ओवरऑल आपने 20,000 में से ही तो दिया है। ऐसा थोड़ी नहीं होगा 20,000 प्लस 10,000 30,000 तो हो नहीं जाएगा, वो आपका 20,000 में से ही तो गया है। मतलब उधार दिया हुआ पैसा, उधार दिए हुए पैसे की पुनर्प्राप्ति को राष्ट्रीय आय में काउंट नहीं किया जाता है। उधार दिए गए पैसे की पुनर्प्राप्ति को राष्ट्रीय आय में काउंट नहीं किया जाता। अगली बात, जैसे आप किसी को सेवा देते हैं, जैसे मान लीजिए डॉक्टर हो गया और वकील हो गया, शिक्षक हो गया, किसी को सेवा देता है ना, इससे लोगों को क्या देता है, सेवा देता है। सेवा के बदले में वो क्या प्राप्त करता है, आय प्राप्त करता है ना, सेवा के बदले में उससे आय लेता है ना। तो अब ये भी सब, अब आप लोग को ये लग रहा होगा ये कैसे राष्ट्रीय आय में काउंट नहीं किया जाता, उसके पीछे भी लॉजिक है। आप लोग देख रहे हैं, आप लोग किसी को सेवा दे रहे हैं, देखिए जैसे मान लेते डॉक्टर है और आप लोगों का या कोई भी आपके घर पे कोई वर्क करने आता है। एक सिंपल सा एग्जांपल बताते हैं, जैसे आपके घर पे कोई बाई आती खाना बनाने, कोई कपड़ा धुलने वाला आता है, ये सब लोग आते हैं ना आपके घर में, तो आप इनको उसके बदले क्या देते हैं, इनको उसके बदले क्या देते हैं, इनको उसके बदले इनकम देते हैं ना। इससे कहीं उत्पादन हुआ, आपने कोई चीज उत्पादित की, क्या चीज आपने कोई उत्पादन लगाया, कोई फर्म लगाई, कोई फैक्ट्री लगाई कि आप उसके बदले आपको उसके आय प्राप्त हो, उसके बदले आपको कोई आय नहीं प्राप्त होती है। तो इस तरीके की जो चीजें होती है उसे हम राष्ट्रीय आय में काउंट नहीं करते हैं। किसी को दी गई सेवा, जैसे डॉक्टर, शिक्षक, दी गई सेवा, डॉक्टर हो गए, शिक्षक हो गए और एक्सेट्रा, डॉक्टर, शिक्षक, इस तरीके के वकील के द्वारा दी गई सेवाओं को राष्ट्रीय आय में, ये आप लोगों से क्वेश्चन आता है, आपके घर में कोई भी काम करने आता है, माली, नाई, कुछ भी, एज इट इज कुछ भी, मान लेते हैं एक एग्जांपल के थ्रू आपको और समझाते हैं। जैसे आप कहीं बाहर तैयारी करते हैं, कहीं बाहर रह करके आप तैयारी करते हैं, मान लेते हैं आप कहीं बाहर रह करके तैयारी करते हैं, जैसे आप लोग इलाहाबाद में ही रह करके तैयारी करते हैं, तो आप अपना खाना खुद बनाते होंगे, जाहिर सी बात है, सब बनाते हैं। तो आप अपना खाना खुद बनाते हैं, मान लेते हैं जैसे आप अपना खाना बनाते हैं तो आप बचाते हैं आपको 2,000 रुपए। वही अगर आप बाहर से खाते या कोई आपके घर पे आता बनाता तो वो आपसे 2,000 रुपए लेता या लेती, कुछ भी। तो अब ये समझिए, अगर वही आप 2,000 रुपये खाना बनाने में आपका कितना घंटा गया, 2 घंटे गया, वही 2 घंटे अगर आप किसी बच्चे को 9, 10, 11, 12 या किसी भी क्लास के किसी भी बच्चे को अगर आप ट्यूशन पढ़ा देंगे 5th से लेकर के 10th तक पढ़ाते हैं ना, पढ़ा देंगे, तो आपको कितनी आय होती है, 4,000 रुपए। तो यही 2 घंटे आपका क्या हुआ, देखिए जहां कहीं से आपको प्राप्त हो रहा है तो कहीं से आपका जा रहा है, आपको आय तो नहीं हुई ना, आपको जितना प्राप्त हो रहा है आपको उतना जा रहा है, तो इससे आपकी कोई आय नहीं हुई, कोई इनकम नहीं जनरेट हुआ है। और जहां से मतलब यहां से आप देख रहे हैं, एक तो हम 2 घंटे पढ़ा रहे हैं तो हमें इतना प्राप्त हो रहा है, और 1-2 घंटे जो हम खाना नहीं बना रहे हैं, एक्स्ट्रा कहीं पे हम लोग किसी, मेरे घर पे कोई बनाने वाली आ रही है तो उसको हम एक्स्ट्रा पेमेंट कर रहे हैं ना, तो मतलब एक तरफ से आप इनकमिंग कर रहे हैं, एक तरफ से आउटगोइंग कर रहे हैं। तो इस तरीके की जो आय होगी उसे राष्ट्रीय आय में काउंट नहीं किया जाएगा। अगला आप लोग देखिए, रक्षा सेवाएं। रक्षा सेवाएं, सरकार जो कल्याणकारी योजनाएं चलाती हैं, इन सबसे कोई राष्ट्रीय आय बनती है, इन सबसे कोई क्या बोलते हैं, सरकार का कोई मतलब कोई सरकार प्रोटेक्शन करती है कि सरकार का कोई आय होता है। सरकार क्या करती है, जो आपको पेंशन देती है ये आपकी ही बचत को देती है, आपकी ही थोड़ी थोड़ी आपकी सैलरी में से आपको कट करके और सरकार कुछ अंश मिला करके आपको पीएफ देती है, जिसे हम लोग बोलते हैं प्रोविडेंट फंड, पेंशन के नाम से जानते हैं पीएफ। तो इस तरीके से जो पीएफ कटता है यही बाद में पेंशन बनता है और इसी को हमें सरकार देती है। अगली बात आप लोग देखिए, आप लोग देखते होंगे विनिमय, जैसे मान लेते हैं विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज।
एक विनिमय होता है, एक अंतरण होता है। ये सब कुछ आपके राष्ट्रीय आय में काउंट नहीं किया जाएगा। विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज। जैसे आप किसी रिश्तेदार के घर गए, जैसे मान लेते पहले आपको अंतरण और विनिमय का मतलब होता है एक्सचेंज और अंतरण का मतलब होता है ट्रांसफर। मान लेते हैं जैसे मान लेते हैं, आप लोग ये समझिएगा, आप कहीं बैंक में पैसा जमा किए, आपको बैंक ने क्या दिया, ब्याज दिया, तो क्या आपने कहीं प्रोडक्शन किया? क्या आपने बैंक में पैसा लिया ना, तो बैंक ने आपको दिया, मतलब आपने कहीं प्रोडक्शन करके कोई एक्स्ट्रा पैसा नहीं जनरेट किया है। तो बैंक ये जितनी भी आपको सेवाएं, जितने भी इंटरेस्ट मिलते हैं, ये सब कुछ राष्ट्रीय आय में काउंट नहीं होते हैं। दूसरी बात, आप लोग यहाँ पे मैंने अभी आप लोगों को चर्चा कर रहे थे विनिमय और अंतरण की। विनिमय का मतलब ये होता है जैसे एक्सचेंज, अदला बदली। मान लेते हैं जैसे मेरे कोई रिश्तेदार हमारे घर आया, वो खाने पे आया, कल को हम भी उसके घर गए, तो इससे कोई बना, हम आज उसके घर आए, कल वो हमारे घर गया, तो इसके बीच में कोई आय हुई, कोई हम लोग उत्पादन किए नहीं किए, तो ये क्या होगा, शामिल नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे तो कोलैबोरेट हो गया ना कि आप मेरे घर आए, हम आपके घर आए, बराबर बात, काम खत्म। तो राष्ट्रीय आय में कहाँ काउंट होगा। मान लेते हैं जैसे आपने अंतरण, ट्रांसफर, मैंने किसी को ट्रांसफर कर दिया। मान लेते हैं मैंने भिखारी, जैसे भीख मांगने वाला आता है, मैंने उसको खाना खिला दिया, तो कल को कहेंगे कि हम भी तुम्हारे घर आएंगे भिखारी, खाना खाने, बनाए रखना, नहीं कहते ना, उसको मैंने दे दिया, तो मतलब वो हम क्या कर दिए, वो तो हम चैरिटी, दान दे दिए ना, उसको दान दे दिए, उस भूखे का पेट भर दिए। तो इस तरीके से जो भी चीजें होती है, विनिमय, अंतरण, ये सब कुछ। शेयर, कुछ लोग के दिमाग में आ रहा होगा शेयर, क्या शेयर में आप उत्पादन करते हैं, आप कहीं पैसा लगाते हैं, आप इन्वेस्ट करते हैं, तो इससे क्या आप उत्पादन करते हैं, कहीं पे जैसे शेयर लगाते हैं, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा शेयर, कहीं भी हम पैसा लगाए तो शेयर से जो भी आय इनकम होती है उसे हम राष्ट्रीय आय में काउंट नहीं करते हैं। डायरेक्ट बात जान लीजिए, शेयर से प्राप्त आय को हम राष्ट्रीय आय में काउंट नहीं करते हैं। अगली बात, जैसे मान लेते हैं कोई साइकिल हमने खरीदी, मान लेते कोई साइकिल हमने खरीदी थी 4000 रुपए की, ठीक है, 4000 रुपए की खरीदी। अब पता लगा, अब 4000 की खरीदी मैंने, कोई साइकिल 4000 की खरीदी, और उसके बाद 1 साल के बाद हम इसको 5000 में बेच दिए, तो क्या ये किसी सामान को हम पुनर्बेच रहे हैं, तो क्या वो राष्ट्रीय आय में काउंट होगा? नहीं काउंट होगा। ऑलरेडी ये काउंट हो चुका है 4000, किसी कंपनी ने इसका प्रोडक्शन किया होगा साइकिल बनाने में। आप साइकिल के लिए क्या लगेगा, लोहा लगेगा, उसके बाद उसके लिए रिम लगेगी, अगड़म बगड़म बहुत सारी चीजें लगेंगी, तो कहीं प्रोडक्शन होगा ना, तो प्रोडक्शन होने के बाद उसकी आय को काउंट कर लिया गया है ऑलरेडी। अब फिर एक ही उत्पाद को आप दोबारा क्यों बार बार आप चाहे इतनी बार बेचिए, वो काउंट नहीं होगा। तो आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कब राष्ट्रीय आय में काउंट होता है, कब नहीं काउंट होता है। अगली बात आप लोग देखिएगा, नेक्स्ट बातें इसी चैप्टर के थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। इसके बारे में पहले थोड़ा की पॉइंट आपको बता देते हैं। कुछ की पॉइंट है, जैसे एक टर्म आता है, आप लोग सुने होंगे, जैसे एक टर्म आता है आप लोग घरेलू वस्तु, आप लोग सुने होंगे घरेलू वस्तु। एक टर्म आता है जिसका नाम होता है घरेलू वस्तु, और एक टर्म आता है आपका नाम होता है भौगोलिक वस्तु, या घरेलू वस्तु या घरेलू सीमा, और दूसरा टर्म आता है भौगोलिक सीमा। घरेलू सीमा का मतलब ये होता है, ध्यान से समझिए, दोनों टर्म एक ही लग रहे हैं लेकिन वास्तव में एक नहीं होते हैं। घरेलू सीमा का मतलब ये होता है भारत, जो भारत आपका देश है, उसकी जहां तक, मतलब समुद्र तल से 12 नॉटिकल दूर तक जहां तक उसकी सीमा विस्तारित होती है, वो उसकी घरेलू सीमा कहलाती है। अगली बात, जहां पर भारत के दूतावास स्थापित किए गए हैं, चाहे कहीं भी किसी भी देश में अगर भारत के दूतावास स्थापित किए गए हैं, वो भी उसकी घरेलू सीमा में काउंट होगा। भारत का जलयान, वायुयान, ये इसकी सीमा जहां तक विस्तारित है, जहां से होकर के जाती है, वो सब कुछ भारत की घरेलू सीमा के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन आता है घरेलू सीमा क्या होते हैं, तो घरेलू सीमा आप लोगों ने समझ लिया, जहां पे जलयान, वायुयान, जहां जिस सीमा से होकर के जाते हैं, जहां से भी होकर के जाते हैं, वो भारत की घरेलू सीमा अर्थात डोमेस्टिक बाउंड्री होती है। और एक भौगोलिक बाउंड्री जो भारत के कश्मीर से शुरू होकर के दक्षिण में कन्याकुमारी, और यहाँ पे आप लोगों को यहाँ पे गुजरात से शुरू होकर के लास्ट में अरुणाचल तक जाती है, ये भारत की भौगोलिक सीमा है।
दो लोगों की बात ध्यान रखना रहता है, एक तो घरेलू सीमा और दूसरा भौगोलिक सीमा। तो घरेलू सीमा बड़ी होती है, भौगोलिक सीमा छोटी होती है। घरेलू सीमा भारत के बाहर तक भी व्यापक रहती है, घरेलू सीमा बहुत ज्यादा व्यापकशील होती है, लेकिन भौगोलिक सीमा सिर्फ भारत की बाउंड्री के अंदर तक ही सीमित रहती है, भारत के बाहर नहीं जाती है। पहली बात। दूसरी बात आप लोग ये समझिएगा, ये समझ लिए ना घरेलू सीमा भौगोलिक सीमा। अगला एक टर्म आता है, एक आप लोग समझिएगा साधन लागत। साधन लागत मतलब फैक्टर कॉस्ट हम उसे बोलते हैं, साधन लागत हम उसे बोलते हैं। जैसे कोई भी उत्पाद है, मान लेते हैं ये मान लेते हैं, जैसे मान लेते हैं ये पेन है, मार्कर है, ये पेन है, ये पेन है, ये जैसे आप लोग मान लेते हैं ये पेन है। पेन को हम लोगों ने जैसे मान लेते हैं किसी भी कंपनी में ये उत्पादित हुई, तो इसमें मान लेते हैं टोटल इसके कॉस्ट, इसके प्रोडक्शन में टोटल कॉस्ट आई 50%, मतलब 50 रुपये आई। अब सरकार इस पे आपको क्या देती है? सब्सिडी देगी, सब्सिडी देगी सरकार। इस पे क्या देगी? आप लोगों को सब्सिडी देगी। और इस पे जो इनडायरेक्ट टैक्स लगेंगे, जो सेल टैक्स लगेंगे, जो बिक्री कर लगेंगे, जो आप लोगों के ऊपर जो आप लोग वहन करते हो, लगता है किसके ऊपर? कंपनी के ऊपर। लेकिन कंपनी आप किससे लेती है? कंपनी लगता है सरकार कंपनी के ऊपर लगाती है और कंपनी आपके ऊपर थोप देती है। मतलब जिसके ऊपर लगाया जाता है वो उसका वहन ना करके किसी तीसरे पर्सन के ऊपर थोप दिया जाता है, उसी को हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। तो इस तरीके की जब इसमें जो सब्सिडी और जो इनडायरेक्ट टैक्स को नहीं काउंट किया जाता है, सरकार सब्सिडी देती है तो हम क्या करते हैं? सब्सिडी को क्या करते हैं? हम लोगों को पता होगा सरकार हम लोगों को सब्सिडी देती है, तो हम लोग क्या करते हैं इसमें? अभी जैसे आप लोग देखोगे तो जब सब्सिडी और ये आप लोगों का जो सरकार का इनडायरेक्ट टैक्स है, इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं, लेकिन जब ना तो सब्सिडी ऐड की जाए ना इनडायरेक्ट टैक्स ऐड किया जाए, दैट इज कॉल्ड फैक्टर कॉस्ट। ये आप लोगों ने देखा। अब इसका नेक्स्ट पार्ट का वीडियो हम नेक्स्ट टर्म पे लेके आएंगे। आप लोगों को कैसा लगा वीडियो जरूर बताइएगा, और आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोगों को जो समझ में ना आया हो, आप लोग कमेंट बॉक्स पे जरूर टाइप कीजिएगा, हम उस पर जरूर आपको टिप्पणी देंगे। और आप लोग इस वीडियो से, आप लोगों से विनम्र गुजारिश है, इसको शेयर और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारे चैनल पे अगर नए आए हैं तो बेल आइकन का बटन जरूर दबाइए, जिससे हमारी आने वाली हर इंपॉर्टेंट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग जरूर बताइए ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को। आप लोग देख रहे होंगे ये साधन लागत। साधन लागत का मतलब क्या होता है? जब सरकारें क्या करती है, फिर से सुन लीजिए, जब सरकार क्या करती है, इसमें अगर कोई भी वस्तु है उसमें अगर हम सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्स को नहीं लेते हैं तो हम साधन लागत कहते हैं। और जब यही सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्स को काउंट कर लेते हैं तो उसे हम बाजार लागत कहते हैं। जब सब्सिडी और इनडायरेक्ट टैक्स को हम लोग काउंट कर लेते हैं तो हम उसे साधन लागत कहते हैं, साधन लागत कहते हैं। इतनी बात क्लियर है? ठीक है, आज का मेरा वीडियो यहीं खत्म करते हैं। आप लोगों को धन्यवाद। ठीक है, आप लोगों को कैसा लगा वीडियो आप लोग यही बताइएगा।